Assalamu alaikum. My name is Azra Mehreen, and the topic which I'm going to present is respiratory system and asthma. So the first thing which we are going to discuss is introduction to the respiratory system. That what is respiratory system is responsible for exchange of gases, like जितनी भी हम लोग इनहेलेशन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, जो भी हम लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं, सब किसके कंट्रोल में है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के। कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो ये सब किसके कंट्रोल में है? हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में के कंट्रोल में है। और इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व हैं। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? फ्रॉम नोज टू द लंग्स। बीच में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? लाइक इसके बीच में बहुत से पार्ट्स आते हैं। जैसे नोज आ जाता है, ये नोज का पार्ट है यहाँ। फिर हमारे पास ये फेरिंग्स का पार्ट है, देन लैरिंग्स का पार्ट है, देन ये हमारे पास ट्रैकिया है, ये हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं, दिस वन इज लंग्स। तो ये सारे पार्ट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स आ जाते हैं। अब मेन फंक्शन इसका हमारे पास क्या है कि डिलीवर करता है ऑक्सीजन ब्लड को, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ब्लड से और इसको कहाँ पे कर देता है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी इसको एक्सहेल कर देता है। द नेक्स्ट part is the structure and function of the respiratory system. About structure, I have already told you. It includes nose, pharynx, larynx, trachea, bronchioles, and lungs and diaphragm. So the first one is nose. Nose का क्या काम है? हमारे पास जो भी हमारे पास एयर आ रही है तो इसको फिल्टर करता है, वार्म करता है और ह्यूमिडिफाई कर देता है। द सेकंड वन इज लैरिंक्स। लैरिंक्स हमारे पास क्या करता है? पाथवे फॉर एयर एंड वोकल प्रोडक्शन। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, ये सब कुछ को क्या चीज़ कंट्रोल कर रही है? हमारे पास फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। मेनली जो हमारे पास कंट्रोल कर रहा है लैरिंग्स होता है। लैरिंग को ही हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं ये सारी कुछ प्रोडक्शन लैरिंग्स से हो रही है। द थर्ड वन इज ट्रैकिया। ट्रैकिया मेनली बस और ब्रैंक्यूल्स हमारे पास क्या होता है कि ये पैसेजेस होते हैं जिसके थ्रू एयर जो होती है मूव कर रही होती है कहाँ तक? लंग्स तक। द फोर्थ वन इज लंग्स एंड एल्वुलाई। एल्वुलाई जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है विद इन लंग्स, और ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल पार्ट मेनली होता है लंग्स का, जो हमारे पास इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट, या बिटवीन द ब्लड एंड द लंग्स एंड देन इनटू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है। द लास्ट वन इज डायफ्राम। डायफ्राम हमारे पास क्या होता है? की मसल इन ब्रीथिंग होता है, कि जब हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं तो हमारे पास रिलैक्स हो जाता है, जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारे पास ये क्या है? ये सारी क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये हमारे पास डायग्राम है जो हमारे पास तमाम पार्ट को और एल्वुलाई वगैरह को भी शो कर रही है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एस्थमा। एक्चुअली हम लोग ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्यों पढ़ा था? क्योंकि एस्थमा जो है एक्चुअली वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही डिजीज़ है। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम आता है, जब इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे, जब वहाँ पे एयरवेज जो है वो नैरो हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होती है? हमारे पास डिफिकल्टी होती है किस चीज़ में? ब्रीथिंग में। और जब ब्रीथिंग में हमारे पास डिफिकल्टी होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्थमा। अब इसकी प्रिवेलेंस क्या होती है कि किस किस पर्सन को अफेक्ट कर सकती है? मोस्टली जो होती है हर एज के पर्सन को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन ऑफनली ये स्टार्ट कब होती है? बच्चों से। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें स्टार्ट होते हैं। जो 20 से अबव बच्चे होते हैं उनमें बहुत कम ऐसा होता है कि उस एज में जाके एस्थमा को स्टार्ट हो। मोस्टली चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है, लाइक 4 to 5 years और लेस देन डेट। की फीचर्स क्या है? इट इंक्लूड्स वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस होती है आपको, कफिंग होती है, सब क्या है? स्नीजिंग। ये सारे क्या है? एस्थमा के सिम्टम्स हैं आपकी, कि आपको एस्थमा है। लाइक देखें, अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है? इनहेलर ले रहा है। क्यों? क्योंकि चेस्ट टाइटनेस की वजह से और एयरवेज की ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन लेवल इसकी बॉडी में कम हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है। द नेक्स्ट वन इज काजेस of asthma. The first one is genetic factors. Genetic factors means कि आपको कोई भी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है जिसकी वजह से आपको एस्थमा हो सकता है। लाइक मेरे फैमिली में ये एग्जांपल है, मेरे फादर को एस्थमा है तो उसकी वजह से मेरे भाई में भी वो शिफ्ट हो गया। तो ये क्या है? आपकी फैमिली हिस्ट्री है। सेकेंड वन इज एलर्जेंस। कोई भी एलर्जेंस, कोई भी पोल्यूटेंट्स, कोई भी डस्ट माइटिस जो भी हमारे पास एयर में होती है, अगर आप इनहेल करते हो तो सम पेशेंट्स इससे एलर्जिक होते हैं जिसकी वजह से एस्थमा हो जाता है उन्हें, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह या चेस्ट टाइटनेस और स्नीजिंग ये सब कुछ होता है।
थर्ड वन इज़ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में हमारे पास स्मोक और केमिकल इरिटेंट्स आ जाते हैं, तो इन सब से भी एस्थमा कॉज हो सकता है। द फोर्थ वन इज़ वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शन से भी क्या होता है, एस्थमा। एंड द लास्ट वन इज़ अदर ट्रिगर्स। अदर ट्रिगर्स में हमारे पास क्या आते हैं, जो भी हमारे पास वेदर चेंजेस आते हैं, एक्सरसाइज आते हैं, स्ट्रेस आता है, इस वजह से भी अस्थमा हो सकता है। लाइक वेदर चेंजेस अगर आप देखें तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है उनको अस्थमा का अटैक आ जाता है, उनकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो जाती है, स्नीजिंग, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, ये सब कुछ उनको स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अस्थमा का एक कॉज है। लाइक अब सिम्टम्स मैंने आपको बताया, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, कफिंग हो जाती है, स्नीजिंग हो जाती है, टाइटनेस हो जाती है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, और ये हमारे पास सिम्टम्स हैं। और इसकी कॉजेज़ क्या आ सकती हैं, ये सब कॉज जेनेटिक फैक्टर्स आ सकते हैं इसमें, एनिमल्स की वजह से, एलर्जेंस की वजह से, वायरसेस की वजह से, ये तमाम कॉज क्या होते हैं, एस्थमा को कॉज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अब हम देखेंगे इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। डायग्नोज करने के मेरे पास 4 मेथड है। फर्स्ट वन इज़ मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं, फिजिकली डॉक्टर जो होते हैं सिम्टम्स वगैरह को देखता है कि कौन सा या क्या चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है इस्तेमाल को, उसमें डॉक्टर से बस ये चीज़ें देखते हैं। फिर स्पायरोमेट्री टेस्ट होते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि हाउ मच एयर हम लोग इनहेल कर रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं। हम लोग उसमें इनहेलेशन को भी देख रहे होते हैं, एक्सेलेशन में भी कर रहे को देख रहे होते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग। द नेक्स्ट वन इज पीक फ्लोमीटर। पीक फ्लोमीटर में हमारे पास क्या होता है, हम लोग सिर्फ एक्सपायरेशन को देख रहे होते हैं कि कितना पर्सन जो है एक्सहेल कर सकता है अपनी सांस को उस तरह से, और एयर को या फिर सांस को। एलर्जी टेस्टिंग, और इसमें हमारे पास एलर्जी को हम लोग टेस्ट करते हैं कि एलर्जी टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एलर्जी टेस्ट करते हैं कि बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो डिफरेंट एलर्जी से, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, एलर्जी टेस्ट करते हैं कि हम देख लें कि ऊपर पर्सन स्पेसिफिक पर्सन किस चीज़ से उसको एलर्जी है। डिफरेंट ये टेस्ट की पिक्चर्स आपको शो हो रही हैं, हम लोग इस तरह से डिफरेंट टेस्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर अस्थमा। ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या हो सकते हैं, 4 तरह के ट्रीटमेंट है। मेडिकेशंस हैं, लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशंस हैं, क्विक रिलीफ मेडिकेशंस हैं, और नेबुलाइजर्स, इनहेलर्स और एलर्जन, ये सब चीज़ें हम लोग इनको दे सकते हैं पेशेंट्स को। तो हम लोग इनको वन बाय वन अब स्टडी करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ड्रग ट्रीटमेंट, मेनली हम लोग का जो फोकस है वो ड्रग ट्रीटमेंट पे ही है। तो हम लोग उनको देखते हैं, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। मेडिकेशंस हो सकती हैं जो भी हम डिस्कस करने लगे हैं, इनहेलर्स हो सकते हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे, और एलर्जी मेडिसिन्स क्या, वो अगर बंदा एलर्जी का पेशेंट है तो उसको अस्थमा हो रहा है तो हम लोग मोस्टली जो है उसको एंटी हिस्टामिन मेडिसिन देते हैं। ना लास्ट वन इज़ नेबुलाइजर्स, हम लोग उसको नेबुलाइज करते हैं ताकि उसके चेस्ट टाइटनेस कम हो और उसको रिलीफ मिले। तो फर्स्ट वन है हमारे पास क्या है, ड्रग ट्रीटमेंट। उसमें हमारे पास क्या आता है, ब्रोंकोडायलेटर्स रिलीवर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स रिलीवर हम लोग देते हैं ताकि उसके ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएं, चेस्ट टाइटनेस कम हो जाए, उसकी वजह से उसकी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो सब फर्स्ट वन जो हमारे पास में है वो क्या, हमारे पास है बीटा 2 एगोनिस्ट। इसकी वजह से क्या होता है, जब हम ये देते हैं तो हम लोग क्या होता है, चेस्ट टाइटनेस कम होती है। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अल्ब्यूटारोल एंड सल्ब्यूटामोल। मैकेनिज्म क्या है, ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है। एंड लास्ट वन इंडिकेशन कि हम लोग अस्थमा के अटैक में या फिर रेस्क्यू कंडीशंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वन इज एंटी कोलिनर्जिक्स। इसमें हमारे पास 2 आ सकती है, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, इसलिए हम लोग इसको एक को कह रहे हैं सामा, एक को हम कह रहे हैं लामा। सेकेंड एग्जाम्पल इज आइप्राट्रोपियम। दिस एग्जाम्पल जो हमारे पास कहते हैं आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के तौर पे ये आती है मेडिकेशन। तो ये क्या करता है, स्टाइलकोलिन जो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में होती है उसको ब्लॉक कर देता है, इसकी वजह से क्या होता है, रिलीफ मिलता है। और ये हमारे पास मोस्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं कम्बिनेशन में भी, कि हम लोग इसको बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम लोग सिंपली अलोन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्सरसेबेशन। एक्सरसेबेशन हम लोग क्या चीज़ को कहते हैं, जो हमारे पास अस्थमा के बार बार जो एपिसोड्स आते हैं, जो अटैक्स आते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरसेबेशंस। सेकंड ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, जो हम लोग पास कंट्रोल कर रहे होते हैं अस्थमा को, उसमें हमारे पास क्या आते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। इसमें हमारे पास इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी आ सकते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं फ्लूटिकासोन और पेक्लोमेथासोन। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इंडिकेशंस आपको पता है क्या ही हो सकते हैं, हम लोग अस्थमा को ट्रीट कर रहे हैं तो अस्थमा के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इन्फ्लेमेशन के रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन को। द सेकंड वन इज़
लिकोट्राइन मॉडिफायर्स, ये भी हमारे पास क्या कर होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है मॉन्टेल्यूकास्ट। ये मेडिसिन जो है अब बैन हो चुकी है, ये यूज़ नहीं होती और ये ब्लॉक कर देती है लिकोट्राइन रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आता है। एंड द लास्ट वन इज इंडिकेशन, तो हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं, एड ऑन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए। नाउ द लास्ट वन इज कम्बिनेशन इनहेलर्स, के हम लोग इनहेलर्स देते हैं जिसमें हमारे पास स्टेरॉइड लॉन्ग एक्टिंग बीटा होते हैं, और इनहेलर्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इनहेलर्स में भी देखो हम लोग ट्रीट कर रहे होते हैं इसको। एंड द लास्ट वन इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जिसमें हमारे पास बायोलॉजिकल थेरापीज होती हैं ये। ओके, अब हम देख रहे हैं डिफरेंट ड्रग्स, जो मैंने ऑलरेडी इन सब ड्रग्स के बारे में आपको बता दिया है कि कौन कौन सी ड्रग्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एस्थमा वर्सेस सीओपीडी, मोस्टली पेशेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि एस्थमा और सीओपीडी एक जैसा होता है, लेकिन आप लोग ये डिफरेंस क्लियरली देख लें कि इनमें डिफरेंस क्या है। कि एस्थमा जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है, जबकि सीओपीडी जो होता है स्मोकिंग, हम लॉन्ग टर्म एक ही टाइप के इरिटेंट्स से अगर हम लोग एक्सपोज होते हैं तो सीओपीडी कोज होता है। चाइल्डहुड और अर्ली एडल्टहुड में होता है, जबकि ये 40 ईयर्स की एज के बाद होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि अस्थमा जो होता है शॉर्ट मतलब छोटे बच्चों में ही स्टार्ट होता है। इसमें वीजिंग कफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ चेस्ट टाइटनेस होती है, इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो होती है लेकिन इसमें स्पूटम प्रोडक्शन नहीं होती अस्थमा के केस में, जबकि सीओपीडी के केस में होती है, क्रोनिक कफ होती है। अब हम देखेंगे कि इनहेलर्स के बारे में, कि हम लोग इनहेलर्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये जो है ये मैंने आपको एक वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग इनहेलर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर इनहेलर टेक्निक क्या है, उसमें हम लोग स्पेस यूज़ कितनी करनी है, प्रॉपर टाइमिंग क्या है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के थ्रू लिंक मिल जाएगा। नाउ हम लोग क्या देख रहे हैं कि चैलेंजेस क्या आते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट में। 3 तरह के चैलेंजेस आते हैं। पुअर एडहेरेंस होते हैं। पुअर एडहेरेंस का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने पेशेंट को बताया हुआ है कि आपने इस टाइम पे इतनी मेडिकेशंस लेनी है, लेकिन पेशेंट जो है वो उस चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं होता। जब उसका दिल करता है मेडिसिन ले लेता है, जब दिल करता है मेडिसिन नहीं लेता, तो उसकी वजह से पूरा एडहेरेंस होती है। सेकंड वन इज इनहेलर टेक्निक एरर्स, के इनफेक्टिव मेडिकेशंस पेशेंट्स के जारी होती है, कभी प्रॉपर डोज नहीं जाती, कभी ज़्यादा डोज ली जाती है, कभी कम डोज जाती है, क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो ये भी एक चैलेंजेस है अस्थमा के ट्रीटमेंट में। एंड द लास्ट वन वेरिएबल रिस्पॉन्स, के बहुत से पेशेंट्स का तो वेरिएबल रिस्पॉन्स होता है। कुछ पेशेंट जो है एक ही मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं वो ट्रीट नहीं होते। तो ये भी एक हमारे पास चैलेंज है कि हमें पर्सन टू पर्सन ट्रीटमेंट जो है वेरी करना पड़ता है। एंड थैंक यू so much. This is all about respiratory system and asthma. If you have any question, you can ask in comment section. Thank you.